ना नाम से ना शक्ल से हम पहचाने जाएंगे अपने काम से। जी हाँ, तो फिर से मास मेंटर्स आपके सामने वापस आ गए हैं लेके एक और शानदार क्लास। और इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन एंड पीओएसी। अब पीओएसी क्या होता है ये हम आपको कुछ देर में बताएंगे, बट अभी हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की और किस किस तरीके से कंसंट्रेशन निकाली जा सकती है। अरे सर किस चीज की कंसंट्रेशन निकालेंगे? तो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे डेफिनेटली सॉल्यूशंस की। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो होगी सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हमारा हक है कि हम थोड़ी सी अपनी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग भी कर लें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या है कि हम लोग हमेशा अपने साइंस इजीली का जो चैनल है, साइंस इजीली के चैनल पे हम आपके पास में आएंगे दोपहर 3 बजे से लेके शाम को 8 बजे के टाइम तक। और 3 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चालू होगी, फिर 4:15 आपकी बायोलॉजी की क्लास चालू होगी, फिर 5:30 से फिजिक्स की क्लास चालू होगी और 7 बजे से मैं आऊँगा आपके पास में केमिस्ट्री को लेकर। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग PYQ क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम बोर्ड्स के लिए, सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मिशन बोर्ड्स। तो जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स जो हैं CBSE के वो सारे डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। एंड उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बोर्ड्स की तैयारी के लिए सैंपल पेपर्स, हम उसकी भी बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्लास को लेके। तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है वो तो आप लोग सभी जानते हो कि सॉल्यूशन क्या होता है। एम आई राइट और नॉट? सॉल्यूशन में हम क्या बोलते हैं? हम जनरली हमेशा जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड, और हम बोल सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड, या फिर हम बोल सकते हैं गैस इन लिक्विड। इस तरीके से अब इसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते जाइए और आपके पास में जो आएगा वो आएंगे टोटल 9 तरीके के सॉल्यूशन। जैसे हमने बात करी लिक्विड इन लिक्विड, फिर हमने बात करी सॉलिड इन लिक्विड, फिर तीसरे में हमने बात करी गैस इन लिक्विड। इसी तरीके से आप यही तीनों को जैसे लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस और उसी तरीके से गैस इन गैस, और फिर यही तीनों को यहां पे गैस के अलावा सॉलिड डाल दीजिए। तो सॉलिड अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो इस तरीके के आपके पास में 9 तरह के सॉल्यूशन बन जाएंगे। बट क्या हमको 9 के 9 की बात करनी है? हमको 9 के 9 तरह के सॉल्यूशंस की बात नहीं करनी। तो हम जनरली जो सबसे ज्यादा बात करेंगे वो होगी लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने ये तो बोल दिया, अब इसमें इन का फंडा क्या है? तो इसको ध्यान से समझिएगा कि जैसे अगर मैंने लिखा लिक्विड इन लिक्विड या फिर मैंने लिखा सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप अपना नॉर्मल इंग्लिश अगर इधर लगाएंगे तो क्या हुआ? लिक्विड इन लिक्विड मतलब लिक्विड में एक लिक्विड मिक्स्ड है और सॉलिड में एक लिक्विड मिक्स्ड है। क्योंकि सॉल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो सॉल्यूशन को अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर। अब वो मिक्सचर किस तरीके का होता है? इट कैन बी अ होमोजीनियस मिक्सचर और एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट आफ्टर मिक्सिंग इट ऑलवेज हैज टू बी होमोजीनियस इन नेचर। तो आपने उसमें लिक्विड इन लिक्विड मतलब 2 लिक्विड्स को डाला कि जो स्टेट्स हैं वो होमोजीनियस हैं या फिर वो हेट्रोजीनियस है, जैसे हमने सॉलिड इन लिक्विड डाला, बट फाइनली जो आपको मिलना चाहिए वो एक ही स्टेट ऑफ मैटर मिलना चाहिए, या तो वो लिक्विड हो
या वो सॉलिड हो या वो गैस हो। बट यहाँ पे क्योंकि हम लिक्विड एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल होगा वो क्या होगा, हमेशा लिक्विड की बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए आपको दो चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी, विच इज सॉल्यूट एंड दी सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको आगे हम देखते हैं कि मेरे को कंपोनेंट्स की बात करनी है एक सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास हमेशा एक सॉल्वेंट होगा और हमेशा एक सॉल्यूट होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, कोई मेरे को बता सकता है? कमेंट करके जल्दी से बताइए मेरे को कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। लेट्स सी क्या आंसर आता है आपके पास में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करते हैं तो हमेशा मोस्टली जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं या स्टूडेंट जब आंसर देते हैं तो मैंने हमेशा क्या देखा है कि वो बोलते हैं सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और सॉल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है। कितने लोग ये आप में से ये सोचते हैं कि ऐसा ही होता है? हाथ खड़ा कीजिए। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो है ये आधी अधूरी जानकारी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गलत है, बट ये आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि हमारे टीचर्स या हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको पढ़ लेते हैं। और ऊपर ऊपर पढ़ने से क्या हुआ कि आपने बोला जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है और जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूं, या ऐसा करते हैं कि हम किसी को बुलाते हैं और पूछते हैं उससे कि उनका जवाब क्या होगा। तो चलिए, मैंने अपने एक और मास्ट मेंटर को साथ में बुला लिया है, तो मैं इनसे एक क्वेश्चन जो आप लोग से मैंने पूछा वही क्वेश्चन मैं इनसे भी पूछता हूं। तो मैम ये बताइए मेरे को कि अगर मैंने एक सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? हमारे बच्चों ने इसका आंसर दिया कि सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और सॉल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही आंसर है। सॉल्यूट वो जिसकी क्वांटिटी थोड़ी सी होती है और सॉल्वेंट वो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और यहां पे मैंने एक ग्लास लिया, इसमें मैंने पानी लिया और इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा? इसमें शुगर सॉल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट होगा। ऐसा आपने क्यों बोला? क्योंकि हम पानी में जब शुगर को मिलाते हैं तो शुगर कम क्वांटिटी में होती है और पानी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। लेकिन मैंने ऐसा तो कहीं कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो आपको सिंपल बोला कि मेरे पास एक ग्लास है, उसमें पानी है और मैंने उसमें शुगर मिला दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं यही वो बात होती है जहां पे बच्चा सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैंने मैम को बोला कि मैंने पानी लिया और शुगर लिया, तो इन्होंने अपने मन में एक परसेप्शन बना ली कि हमने पानी में ही शुगर मिक्स किया। मैं वाइसे वर्सा क्यों नहीं कर सकता? मैं शुगर में पानी क्यों नहीं मिक्स कर सकता? बात यही है कि अगर आप इसकी बात करें तो पहले जब क्वेश्चन आए तो आप ये पूछिए कि भाई क्वांटिटी बताओ, क्या क्वांटिटी है। तो अब अगर मैं ये लिख दूं कि ये 100 ml है और ये 10 ग्राम्स है, तो यहां पे जो मैम ने बोला वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में है, ये कम क्वांटिटी में है। बट अगर मैं यहां पे ऐसा कर देता कि ये 10 ml है और ये 100 ग्राम्स है, क्या तो भी आंसर यही रहता? इसीलिए बोल रहा हूं बच्चों, सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो आप लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। अब यहां पे क्या हुआ? अब यहां पे आपके पास में
शुगर आ गई और उसमें थोड़ा सा पानी आ गया। अब जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो उस डेफिनेशन में क्या था कि आपने दो चीजों को मिक्स किया, लेकिन जो फाइनल रिजल्टेंट स्टेट ऑफ मैटर आएगा वही आपका सॉल्वेंट होगा। तो अगर आपने बहुत सारी शुगर में थोड़ा सा पानी मिलाया तो रिजल्टेंट स्टेट ऑफ मैटर आपका क्या निकल के आ रहा है, वो सॉलिड निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, जो शुगर है वो आपका सॉल्यूट है और जो पानी है, सॉरी, ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत स्मार्टली अपने आप से पूछिए जब भी आंसर करना हो कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्यूशन कौन सा है। आई होप मैम अब आपको भी क्लियर हुआ हो कि कौन कौन सी चीजें पहले पूछनी है सॉल्यूशन आंसर करने से। जी सर, ये तो आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मेरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली अब जाके क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। तो इसी चीज को आप भी ध्यान दीजिएगा कि अपनी जो डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और डेफिनेशन में फिर से बोल देता हूं, डेफिनेशन ये है कि आपने जब दो चीजों को मिक्स किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो, बट फाइनली जो मिलना चाहिए दैट शुड बी होमोजीनियस। अब होमोजीनियस में क्या है, अब वो होमोजीनियस स्टेट ऑफ मैटर चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, वो एक ही होना चाहिए। और सॉल्वेंट इससे डिफाइन मत करो, सॉल्वेंट डिफाइन करो जो फाइनल स्टेट है उससे, है ना, जो भी फाइनल स्टेट है आपके सॉल्यूशन का उससे आप डिफाइन करो कि सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो इसी क्वेश्चन में आपने देखा कि शुगर सॉल्यूट भी हो सकता है और शुगर सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो हमने डिटरमाइन किससे किया, हमने पहले किया क्वांटिटी से और उसके बाद किया उसके स्टेट ऑफ मैटर से। आई बात समझ में? अगर आई तो एक थम्स अप दीजिए मेरे को चैट में। अब यहां पे यूनिवर्सली जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ए से और सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसको बनाया है या किसी और ने बनाया है। अगर जनरली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देखें या कुछ देखें, वहां पे अगर उन्होंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मेंशन नहीं कर रखा है और ए और बी दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट आप सॉल्वेंट को ए लेंगे और सॉल्यूट को बी लेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, है ना। अब इसके बाद में मेरे को यह भी पता है कि सॉल्वेंट इज ए एंड सॉल्यूट इज बी। तो यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं कि अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन लूं तो सॉल्यूशन को हम SOL और ऊपर N लिख सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर लूंगा तो दिस वुड बी वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B। तो इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B। तो जब हम वापस चले यहां पे, तो हमने बोला लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इनसे पहले और इनके बाद, इनसे पहले और इनके बाद। सो इनसे पहले जो होगा दैट वुड ऑलवेज बी योर सॉल्यूट और इनके बाद जो होगा दैट वुड ऑलवेज बी योर सॉल्वेंट। देख रहे हो मैं बी और ए बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। सो इनसे पहले जो होगा दैट इज सॉल्यूट, इनके बाद जो होगा दैट इज सॉल्वेंट। तो ये थोड़ा सा अच्छा सा गाना सा बन सकता है, अगर किसी को रैप बनाना आता हो तो इस पे आप रैप बना सकते हो, इन से पहले सॉल्यूट इन के बाद सॉल्वेंट, है ना। सो इन से पहले सॉल्यूट इन के बाद सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। सॉल्यूशन लगता आसान है
अगर समझोगे नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। इन के पहले सॉल्यूट, इन के बाद सॉल्वेंट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले कॉन्सेंट्रेशन है क्या। आपको ये मालूम है कि हर एक चीज में आप जितना ज्यादा सॉल्यूट डालते जाओगे तो क्या होता जाएगा, उसके अंदर उसमें उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो जैसे आप पानी में चीनी डालिए, ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, उसमें मैंने 100 ग्राम चीनी डाली। तो 100 ग्राम चीनी डाल के आपने अगर उसको पिया तो उसमें कुछ एक मीठापन आएगा, करेक्ट। अब मान लीजिए मैंने जो शुगर है वो डबल कर दी। अगर मैंने शुगर डबल कर दी तो क्या होगा, वो मीठापन और बढ़ जाएगा। फिर मैंने उसमें और शुगर डाली तो उसका मीठापन बढ़ता जाएगा। तो अब अगर आप एक साइंटिस्ट से पूछोगे कि यहाँ पे क्या हुआ, तो वो ये बोलेगा कि जो सॉल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, या जो शुगर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, इसीलिए जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। जैसे हम लोग जब H2SO4 की बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हम बोलते हैं एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, हम बोलते हैं प्योर H2SO4 है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम डाइल्यूट H2SO4 की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 में हमको पानी मिक्स करना पड़ता है, और पानी मिक्स कर करके हम फाइनली उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं। तो वही है कि हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशंस कैसे निकाल सकते हैं, उसी की हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। तो पहली जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है वेट बाय वेट। ठीक है, वेट बाय वेट। अब इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि पहले और दूसरा वाला, जो पहला वाला होगा दैट इज ऑलवेज फॉर द सॉल्यूट, और जो दूसरा वाला होगा दैट इज ऑलवेज फॉर द नहीं सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे दिस इज द वेट ऑफ solute by weight of solution into 100। ठीक है, weight of solute by weight of solution into 100। इसी तरीके से अगर नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाला जो है वो है वॉल्यूम के टर्म्स में। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको सिर्फ ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ solute by volume of solution into 100, है ना। वैसे ही अब आप आगे के दोनों बनाने की कोशिश कीजिए कि आगे क्या बनेगा। आगे वाले में अगर इसको मैं यहां लिख लूं तो हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम है, तो वेट किसका आ जाएगा, वेट आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अब ये चौथी टर्म तो बहुत ही आसान हो गई, इसमें क्या करना है, इसका हो गया ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब भाई हम केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास लिखा कि वेट लिखा, ये सारे फिजिक्स वालों के चोचले हैं, हम उसमें नहीं पढ़ते। हमको फिजिक्स वालों से कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। हम लोग के लिए मास, यहाँ पे आप मास लिखो या वेट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा जो हम निकालते हैं। ठीक है, अब जो वेट बाय वेट परसेंटेज है, कई बार आपको बुक्स में या क्वेश्चन में आपको कई बार मिलेगा मास परसेंटेज। तो अगर कहीं पे मास परसेंटेज लिखी है तो उसका मतलब यही है कि वो वेट बाय वेट परसेंटेज की ही बात कर रहा है। उसी तरीके से अगर कहीं पे आपको मिले वॉल्यूम परसेंटेज,
तो वो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हमेशा होगा कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही आपको दिया होगा। अगर कभी ये चीज देखनी हो ना, तो जब आप दवाई लेते हो, जब बीमार हो जाते हो, तो कभी सिरप लेते हो आप, है ना, कोई लिक्विड वाली दवाई, तो उस पर आप हमेशा पीछे मुड़ के देखिएगा। उसको पीछे मुड़ के अगर आप देखेंगे तो उस पर लिखा होगा, कोई एक केमिकल का नाम लिखा होगा और वो लिखा होगा वेट बाय वेट परसेंटेज उसका इतना है, या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इतना है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इतना है। तो उन सब के पीछे उस दवाई में क्या मिला हुआ है वो सब कुछ इसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में दिया जाता है। जैसे अगर आप कॉफ सिरप की बात करें तो बहुत सबसे ज्यादा फेमस जो कॉफ सिरप है वो है बेनेड्रिल, और बेनेड्रिल के अंदर में जो इथाइल अल्कोहल है उसका परसेंटेज करीबन 90 to 95% होता है। तो वो वहां पे लिखा हुआ है उसमें कि कितना परसेंटेज है और क्या कॉन्सेंट्रेटेड टर्म है उसकी, कि वो वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है कि वॉल्यूम बाय वेट है। तो ऐसे ही बिना किसी टर्म के आप अगर कोई वैल्यू बताते हो तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, क्योंकि इन सब से जो वैल्यू निकलेगी वो डिफरेंट निकलेगी। तो अब आगे चल के इसको देखते हैं कि इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक दो सिंपल क्वेश्चंस करके देखते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि भाई ये क्या एप्लीकेशन है इसका। तो पहले बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज की। तो वेट बाय वेट परसेंटेज आपने फॉर्मूला तो देख लिया था। फॉर्मूला क्या बना था इसका फॉर्मूला बना था वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूं और मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन है कि आपके पास में लगभग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, 20 grams of NaOH is present in 40 grams of water। ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो भी गिवन है, मान लीजिए 1.2 grams per ml। और अब आप से ये पूछा जाता है कि इसका आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है 20 grams of NaOH is present in 40 grams of water, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 grams per ml एंड मास परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए होगी, तो इसको यहीं देख लेते हैं पहले। तो यहां पे हमको चाहिए होगा WB। WB क्या होता है? WB होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। तो WB यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा, सॉल्यूट हमारा NaOH हो जाएगा क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। ठीक है, तो WB हो गया हमारा 20 grams। और ये जो है, अब आपको यहां पे ये फिगर आउट करना है कि ये वेट ऑफ A दे रखा है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो यहां पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है 20 grams of NaOH is present in 40 grams of water, है ना। सो यहां पे जब आप वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे तो वो आएगा 40 grams। अब आप बोल रहे होंगे यार सर पानी तो ml में होता है, आपने ग्राम में क्यों लिया है? अरे भाई ये भी याद रखो कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज 1 gram per ml। तो पानी के केस में तुम उसको 1 ग्राम बोलो कि 1 ml बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होता है। ठीक है, तो ये सारी चतुराइयां तुमको याद रखनी पड़ेंगी। तो ये आपका 20, ये आपका 40। अब यहां से हमने क्या निकाला, वेट ऑफ सॉल्यूशन। याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, क्या होगा 20 + 40 ये हो जाएगा 60 grams। अब क्या करना, अब तो फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना, अब तो कोई भी कर लेगा यार। तो हमको निकालना है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या हो जाएगा इसका, 20/60 × 100। तो ये 13, यहाँ ये आ गया 33.33%। सो ये होगा इसका मास परसेंट। आई बात समझ में? यस और नो? आई तो इसको कॉपी कर लो, नहीं आई तो रुक जाओ।
अब इसको हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो अब अगर हमने इसको हल्का सा मॉडिफाई किया तो मैंने बोला 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। तो इस क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं, 20 ग्राम्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी वगैरह सब वही दे रखी है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम्स पर ml एंड कैलकुलेट क्या, मास परसेंटेज। डिफरेंस समझ में आया? क्वेश्चन पूरा सेम किया, मैंने सिर्फ एक शब्द, जी हाँ सिर्फ एक शब्द मैंने बदल दिया और क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या हुआ। यहां पे आपको WB गिवन है, WB कितना दे दिया इन्होंने, 20 ग्राम्स, और क्या है इन 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सो 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डालते ही हमारा जो W ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो गया, 40 ग्राम्स हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या डेंसिटी की जरूरत पड़ी? अभी नहीं पड़ी डेंसिटी की जरूरत। तो ऐसी चीजें जो एग्जामिनर है ना वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए करता रहता है कि अब क्या होगा, तुम ये दिमाग लगाओगे कि यार 1.2 ग्राम्स पर दे रखा है, शिट यार ये कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा। अबे कोई जरूरी थोड़ी जो चीज दे रखी है उसको सबको यूज करना है। अब तुम अगर घर पे चाय बनाओगे और साथ में टमाटो सॉस पड़ी होगी तो क्या टमाटो सॉस भी डालोगे चाय में? ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जो चीज पड़ी है उसको इस्तेमाल करना है। तो दिमाग लगाओ कि उसमें क्या क्या चीजें यूज होनी है वही यूज करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, तो अब यहां पे सिंपल फॉर्मूला लगाया, तो सिंपल फॉर्मूले में मास परसेंटेज में 20/40 इंटू 100, ये काट दिया, ये तुम्हारा कैलकुलेशन आ गया 50%, तो 50% यहां पे आंसर आ गया। तो एक शब्द के चेंज से 33% से आंसर हो गया 50%। दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए भाई, है ना। तो यही स्मार्टनेस तुमको दिखानी है। और एक राज की बात बताऊं, अगर अच्छे से कोई टॉपिक को समझना है तो क्वेश्चंस के आंसर बनाना छोड़ दो, उस टॉपिक में से क्वेश्चन बनाना चालू करो। मैं बता रहा हूं, जिस दिन तुम लोग क्वेश्चन बनाना सीख गए उस दिन समझ लेना कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और इसको एक एक्सरसाइज की तरह भी कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग दो दोस्त हो जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रादर देन कि एक बुक उठा के उसमें से क्वेश्चन उसको देना और उसको बोलना सॉल्यूशन बनाने के, 5-5 क्वेश्चंस बनाओ और क्वेश्चन इस तरीके से बनाना कि दूसरा आंसर कर ही ना पाए। तो उसमें क्या होगा, तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक के इतने डेप्थ में जाओगे क्वेश्चन बनाने के लिए कि तुम्हारा खुद का कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर अपना टॉपिक सही करना है तो क्या करना चालू करो, किसी बच्चे को पढ़ाना चालू करो या अपने दोस्त को पढ़ाना चालू करो। क्यों? क्योंकि वो तुमसे सवाल पूछेगा, अगर सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाए तो क्या होगी तुम्हारी बेइज्जती। और बेइज्जती से बचने के लिए आदमी क्या करता है, वो और पढ़ेगा और मुश्किल क्वेश्चन बना के लाएगा, और जब वो क्वेश्चन बनाएगा तो भाई साहब मजे ही आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने नाम दिया था वॉल्यूम परसेंटेज का, है ना। इसको हमने वॉल्यूम परसेंटेज का नाम दिया था और फॉर्मूला भी हमने निकाला था। फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब इसके ऊपर में क्वेश्चंस कोई डिफिकल्टी है, जैसे आपने पीछे वाले किए ये वाले, वैसे ही आगे वाला हो पाएगा। अब मान लीजिए इसके अंदर में हम क्या करते हैं, इसके अंदर में हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या क्वेश्चन बनाए हम, इसमें क्वेश्चन बनाते हैं कि 15 ml of HCl is dissolved in 40 grams of water और density of the solution
इज 1.2 grams per ml, ऐसा मान लेते हैं, या इसको यहाँ पे थोड़ा सा ना कैलकुलेशन आसानी के लिए 10 ml मान लेते हैं, ठीक है जी। अब 10 ml माना, यहाँ पे 40 ग्राम्स ऑफ वाटर है, ये वो। अब हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वही चीज कैलकुलेट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ B। तो वॉल्यूम ऑफ B क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, विच इज 10 ml, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, नहीं सर, नहीं दे रखा। तो हम क्या देखेंगे, हमको WA दे रखा है। WA कितना दे रखा है, 40 ग्राम्स। अब क्योंकि मैंने पीछे बताया आपको कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो पानी 40 ग्राम्स हो या 40 ml हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू 40 ml। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया, 10 + 40 50 ml। यस, नो, मे बी। बताइए क्या जो मैंने किया वो सही किया है कि नहीं किया है, करेक्ट है कि नहीं है। सोचिए क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। सो ये करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास दो अलग अलग चीजें हैं, HCl और वाटर, तो आप इस तरीके से उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से याद रखिए, ठीक है। तो इस पे अब आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में आगे है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम के अंदर में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वेट ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये करेंगे, फिर पीछे जाएंगे और देखेंगे कि अब क्या डिफरेंस हो सकता है। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं कि हमने डाला 10 ग्राम्स ऑफ NaOH इन इसको ले लेते हैं हम, इन 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी इसकी अभी भी कितनी है, 1.2 ग्राम्स पर ml। तो अब ऊपर डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले कैलकुलेट या सबसे पहले निकालना पड़ेगा WB, और WB साफ साफ दे रखा है आपको, कितना है 10 ग्राम्स। आपको सॉल्यूशन का वेट भी गिवन है, तो मतलब W ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू एज 50 ग्राम्स। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम। तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो ये ऊपर ये नीचे, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना गिवन है आपको, मास गिवन है आपको 50 और डेंसिटी गिवन है आपको 1.2। तो अब आपको ये वाली वैल्यू, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, इस वाली वैल्यू को आप यहां डाल दीजिए। तो यहां पे वैल्यू डालने के बाद में वेट ऑफ B कितना आ गया आपका 10, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना निकाला 50 बाय 1/2। तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं 50 बाय 1.2 और टोटल इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। तो अब इसी को लेके हम अगर अपना पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब यहां पे हमको क्या करना था, यहां पे अगर मैं इस वाले को 40 ग्राम्स ऑफ वाटर के बदले मैं इसको लिख देता 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होता, इसकी वॉल्यूम आपको गिवन है, सॉल्यूशन आपको गिवन है, वॉल्यूम उस तरीके से निकाल सकते हो जैसे अभी क्वेश्चन किया था, वैल्यू पुट कर दो, दोनों की वॉल्यूम आ गई, आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहां पे
आपको अगर वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 40/1.2, और जब उसकी वैल्यू डालेंगे आप निकालने के लिए तो ऊपर डालना है वॉल्यूम ऑफ बी। वॉल्यूम ऑफ बी मेरे को गिवन है 10/40/1.2 इंटू 100। आई होप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, मजे आ जाएंगे जिंदगी के। फिर हमारे पास में जो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम बाय वेट। सो वॉल्यूम बाय वेट भी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो एग्जैक्टली उसी तरीके से हो जाएगा। अब इस बार क्या है कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखना है, इनटू 100 कर देना है आसान बात? बिल्कुल, ये बहुत आसान टर्म्स हैं, बहुत रेयरली आपको इन पे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो हमारे पास में एक ये स्लाइड आ गई है जहां पे हम फिर अपना प्रचार करेंगे। अरे यार प्रचार करने देना। तो ये हमारा साइंस इजीली का चैनल है और यहाँ पे आपके पास में साइंस इजीली का ग्रुप है जो टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे है। यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट करने के बाद में हम आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करेंगे। और यहाँ पे आपके लिए 4 क्लासेस होंगी डेली, जिसमें से पहली होगी मैथमेटिक्स की और दूसरी होगी बायोलॉजी की। तो आप में से जो भी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है वो मैथमेटिक्स से ज्वाइन करें, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बायोलॉजी से ज्वाइन करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो साथ में फ्री आती है तो उससे तो पीछा छूट नहीं सकता, तो वो तो आपको दोनों अटेंड करनी पड़ेगी 5:30 से 6:45 और 7 बजे से 8 बजे तक। और साथ साथ हम लोग आपके लिए एक और सीरीज ला रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, जो होगी मिशन बोर्ड्स। और मिशन बोर्ड्स जो सीरीज होगी वो उस तरीके से कि आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, जो प्रीवियस ईयर पेपर सीबीएसई के थे उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनका जो एनालिसिस था वो सारा आपको समझाया जाएगा और उन क्वेश्चंस के थ्रू ही वो टॉपिक्स भी क्लियर करवाए जाएंगे। तो उस सीरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड वी कैन अश्योर यू कि अगर आप उसको ढंग से कर लिए तो 95 अबव बोर्ड्स में लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप आके अपने मास मेंटर्स को थैंक यू ही बोलेंगे अगर आपने उन क्लासेस को शिद्दत से फॉलो किया तो। ठीक है जी, इसके साथ आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक आता है टॉपिक जिसका नाम होता है स्ट्रेंथ। अब ये वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है, ये अभी भी स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे हम कंसंट्रेशन निकालते थे वैसे ही स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की अगर हम बात करें तो वर्ड से ही हमको समझ में आ जाएगा कि वो जो एसिड है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा या कितना ज़्यादा वीक होगा। बेसिकली क्या है कि ये भी एक टर्म है जो कॉन्सेंट्रेशन को ही डिफाइन करती है। ठीक है, बट कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के जैसे अभी तक हमने 4 मेथड्स पढ़े थे, ये एक तरह से 5वां मेथड है। तो इस वाले मेथड का स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? सो स्ट्रेंथ जो है दैट इज mass of solute by volume of solution। सिंपल। अब इसमें कोई into 100 वगैरह नहीं लग रहा, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो थी, आपने क्या किया, सिर्फ परसेंटेज हटा दी, परसेंटेज हटाई तो जो भी वैल्यू बचेगी दैट इज योर स्ट्रेंथ। तो देख रहे हैं कि आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अभी अगर मैं इसको into 100 लगा दूं तो क्या बनेगा, ये मास ऑफ सोल्यूट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आपने वो नहीं लगाया, मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लगाया तो वही आ जाएगा। अब मास ऑफ सोल्यूट हम किस में लेते हैं, हम लेते हैं ग्राम्स में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम किस में लेते हैं, ml में। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ग्राम्स पर
ml। ये हो गई इसकी यूनिट्स। भाई केमिस्ट्री में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, और बोर्ड्स में तो खास करके, क्योंकि बोर्ड्स में यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मैडम आधे नंबर काट लेगी, ठीक है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना कि यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो द वे यू राइट इट, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि 90% बच्चे ग्राम को ऐसे लिखते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है GMVM, ग्राम्स ऐसा होता है। और बहुत लोगों को आदत होती है ml ऐसे लिखने की, ऐसे भी कुछ ml नहीं होता है। ml में छोटा m आता है और कैपिटल L आता है। ध्यान रखना इन दोनों चीज़ों को, ऐसा नहीं कि अपने मन से GM लिख दिया, अपने मन से कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो दैट इज ग्राम्स पर ml, स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x से, ठीक है। तो अगर मैं 2 कंपोनेंट सिस्टम ले लूं तो हम लोग 2 तरह से पढ़ लेंगे इसको। एक हम पढ़ेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम में, और एक हम पढ़ लेंगे इसको 3 कंपोनेंट सिस्टम में, ठीक है। 2 कंपोनेंट और 3 कंपोनेंट सिस्टम। सो जब 2 कंपोनेंट सिस्टम की हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमने उसमें लिया A+B, मतलब एक आपका सॉल्वेंट और एक आपका सॉल्यूट, ठीक है जी। तो यहां पे जब आप मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। अब अगर मैं x ऑफ A निकाल रहा हूं और x ऑफ B निकाल रहा हूं, सो बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सो Na अपॉन Na प्लस Nb। उसी तरीके से XB क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। एक चीज यहां पे बहुत ध्यान रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में अच्छा हेल्प करेगी, कि अगर आपके पास XA प्लस XB है, मतलब यही वाला, ऐसे लिख लीजिए वैसे लिख लीजिए, XA प्लस XB है, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो मान लो अगर आपसे एग्जाम में दोनों चीजें पूछी गई हो, तो आपने एक निकाली और दूसरी को 1 में से माइनस कर दिया, तो भी उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से 3 कंपोनेंट सिस्टम अगर हम देखेंगे तो 3 कंपोनेंट सिस्टम में 3 चीजें होंगी, A प्लस B प्लस C। सो इसमें हो सकता है 2 सॉल्वेंट हो, 1 सॉल्यूट हो, या 2 सॉल्यूट हो, 1 सॉल्वेंट हो, किसी भी तरीके से कुछ भी आप इसमें डालिए। अब यहाँ पे आपके पास में होगा XA, XB और XC। सो XA क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। ये हो गया NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, और ये हो गया NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। और यहाँ पे भी यही चीज एप्लीकेबल होगी कि x ऑफ A प्लस XB प्लस XC विल बी इक्वल टू 1। और आपको मालूम होगा कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन भी एक और तरीके की कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो आपको ये दोनों चीजें नोटिस करनी है कि 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो XA प्लस XB 1 होगा, 3 कंपोनेंट सिस्टम है तो XA प्लस XB प्लस XC 1 होगा, और इस तरीके से आप उसकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। अगर कोई डाउट है तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। जल्दी कीजिए।
14 minutes till 14 minutes till recording start on the same at the start. तो चलिए अब यहां पे देखते हैं एक क्वेश्चन। अब वो जो क्वेश्चन है दैट सेज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 grams ऑफ methyl alcohol to 120 grams ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ methanol एंड वाटर। तो आपको निकालना क्या है? देखो मैं जिस तरीके से आपको आंसर बताऊंगा आपको हो सकता है कि 5-7 सेकंड ज्यादा लगे, बट ट्रस्ट मी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या निकाल लेंगे? पहले हम देखते हैं, हमको दो चीजें, क्योंकि आपको मिथाइल अल्कोहल और वाटर दे रखा है, तो बेसिकली ये हो गया 2 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर में हम पहले क्या ले लेंगे? हम ले लेते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है जी, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल हमने क्या बोला था? इट विल बी द गिवन मास अपॉन द मोलर मास। सो गिवन मास आपके पास में कितना आ गया? इसका गिवन मास हो गया 60 ग्राम्स, और मोलर मास मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला अगर हम निकालें तो ये होगा CH3OH। CH3OH में ये कितना हो गया? 12 + 3 + 16 + 1, तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 32। तो ये हो जाएगा डिवाइड 32 से। उसी तरीके से अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने पड़े तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है 18। कोई शक नहीं सर? तो अब इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो ये कितना बनता है? ये बनेगा आपका 1.875 के आसपास, और ये वाला बन जाएगा आपका 6.667 के आसपास, लगभग ये बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर। तो उसके लिए अगर मैंने x निकाला, थोड़ा स्टाइलिश बन गया, अगर मैंने x निकाला और मिथाइल अल्कोहल के लिए बनाया, तो मिथाइल अल्कोहल के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो मिथाइल अल्कोहल का कितना बना? 1.875, और नीचे क्या आ गया? 1.875 प्लस 6.667। ठीक है जी, अब इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.220 के आसपास। ठीक है जी, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में आपको निकालना है वाटर के लिए। तो अब जो लोग हैं वो वाटर के लिए क्या करेंगे? वो करेंगे 6.667 डिवाइडेड बाय 1.875 प्लस 6.667। और जो इजीली के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो करेंगे कि x ऑफ Ma प्लस x ऑफ H2O इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू निकल गई, ये निकालनी है। 1 में से 0.220 को माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0.780। स्मार्ट वर्क। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मेरे को बता दीजिए। तो इसके साथ हमारे जो सिंपलर टर्म्स थे कंसंट्रेशन के, वो हमारे खत्म होते हैं, और अगली क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे जहां पे हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंसंट्रेशंस टर्म को लेके आएंगे, जो कि होगी कल। अगर आपको इधर कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे ग्रुप्स पे जाके पोस्ट कर दीजिए या हमारे कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट कर दीजिए, एंड आई अश्योर यू कि आपके डाउट्स जल्द से जल्द आपके सॉल्व
किए जाएंगे। अगर हम कमेंट्स के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको लाइव यहीं पे सॉल्व करके बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।